हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसेस क्रक्स। तो जैसे कि आपको पता है हम करें इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान भाग 19 करेंगे आज हम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था भाग 18 जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड था। आपातकालीन प्रावधान उसमें शामिल थे, जिसमें आर्टिकल 352, 356, 360 हमने तीन टाइप की जो इमरजेंसीज है उनके बारे में बात की थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे विविध प्रावधान यानी कि मिसलेनियस प्रोविजंस। तो मिसलेनियस प्रोविजंस में क्या है कि सब मिक्स है, यानी कि विविध अलग अलग टाइप के प्रावधान इसके अंदर है। तो इसमें आर्टिकल 361 से 367 है। देखिए जितने भी अब पार्ट्स बचे हैं ना, पार्ट 20 को छोड़कर, यानी कि पार्ट 19, 21 और पार्ट 22, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उस तरह से नहीं है कि आपने ज्यादा क्वेश्चंस देखे होंगे पीसीएस में। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो चीज है वो ये है कि ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में यूट्यूब चैनल्स पर मैंने देखा ज़्यादा स्टफ है नहीं। ठीक है, तो मटेरियल प्रोवाइडेड नहीं है, और शायद इसलिए कि ये इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको कम से कम 2 बार तो रिवाइज करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि कुछ इसमें आर्टिकल्स है जो बाकी के जो और आर्टिकल्स जो हम करके आ चुके हैं उनके लिए समझ पैदा करते हैं। ये आर्टिकल्स कि वो क्यों आए होंगे हमारे संविधान में, क्यों शामिल किए गए होंगे, क्या रीजंस रहे हैं, या जो शामिल किए गए हैं उनकी व्याख्याएं या परिभाषाएं कहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा जो अ, अगर जैसे बात की जाए लिस्ट की, ओबीसीज की लिस्ट है। ठीक है, प्रोविजंस जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड। ठीक है, जो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो अभी तक हमने की है। तो या फिर आर्टिकल 370 की बात करें या फिर 371 की बात करेंगे हम। ठीक है, 71 में बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके ट्राइबल एरियाज में। तो वो सब वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। खैर ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो करवाते भी हैं लोग। लेकिन इसके अलावा भी जैसे आज की क्लास में देखेंगे आर्टिकल्स, तो आपको लगेगा कि भाई ये भी कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। हालांकि ये लोग कवर कराते नहीं है, ऐसे ही छोड़ जाते हैं। मैंने एक एक आर्टिकल अपनी क्लास में लिया है, एक एक आर्टिकल। वो आपकी चॉइस है, अगर आपको कोई सीखना है। पर मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी, स्किप मत कीजिए, एटलीस्ट 2 बार जरूर पढ़िए। हाँ, जब रिवाइज करो थर्ड टाइम, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो मेन मेन है वो पढ़ सकते हो। फिर जो आपने कभी शुरू में 2 बार 3 बार रिवाइज ऑलरेडी कर रखे हैं सारे आर्टिकल्स, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठोगे तो उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे कि भाई हाँ ये वाला आर्टिकल किससे बिलोंग है। ठीक है, या किससे रिलेटेड है। फिर आप एलिमिनेट भी कर पाओगे। अगर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो उसमें आप उसका रेलेवेंस भी समझ के डिस्क्रिप्टिव वे में डाल सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, पार्ट 19। देखिए भाग 19 जो है उसमें आर्टिकल 361 से 367 तक है, जो कि है विविध प्रावधान के बारे में, मिसलेनियस प्रोविजंस है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 बात करता है राष्ट्रपति व राज्यपालों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए, यानी कि जो संविधान में मेंशन है कि ये राष्ट्रपति के कार्य हैं, ये राज्यपाल के कार्य हैं, उनके लिए कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यानी कि कानूनी रूप से उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है राष्ट्रपति को, राज्यपाल की, भाई उन्होंने जो भी काम किए हैं, ठीक है, उनको काम करने से किसी भी तरह से रोका ना जाए, या उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगाया जाए, या उन्होंने कोई ऐसे मतलब समझौते संधियां वगैरह कर दी हैं तो उनके ऊपर भी एक तरह से जो कार्रवाई वगैरह है वो ना की जाए। ठीक है, तो आधिकारिक कार्यों के लिए कुछ कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान करता है आर्टिकल 361। जैसे कि आपराधिक कार्रवाई पर रोक, कि अगर कोई उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है, कोई पुलिस या किसी तरह से कोई एफआईआर वगैरह हो जाती है, ऐसी स्थिति में ये मोस्ट प्रोमिनेंट डेजिग्नेशंस होते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इनके ऊपर सीधे कार्रवाई नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 361 में उनको एक तरह की सुरक्षा प्रदान की जाती है। गिरफ्तारी और कारावास से भी छूट का प्रावधान करता है आर्टिकल 361। जो सिविल कार्रवाई यानी कि जो सिविल केसेस हैं उन पर भी प्रतिबंध है, यानी कि कोई भी सिविल केस है वो बिल्कुल उनके अंतर्गत गिरफ्तारी या कारावास नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई सिविल कार्रवाई किसी न्यायालय में चलानी है तो उसके लिए प्रायर बेसिस पर 2 महीने का नोटिस, और वो भी लिखित नोटिस देना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कम से कम 2 महीने, से ज्यादा भी हो सकता है, वो तो है ही, लेकिन कम से कम 2 महीने की लिखित सूचना देना जरूरी है। ये आर्टिकल 361 में ये प्रतिरक्षा, कानूनी प्रतिरक्षा या सुरक्षा प्रदान करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसी प्रोमिनेंट डेजिग्नेशंस पर जो लोग बैठे हैं वो बिना डर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। तो बिना डर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, उनके डर को दूर करने के लिए उनको गिरफ्तारी का जो भय दिखाया जा सकता है ना। अगर मान लो कोई वो ऐसा काम कर रहे हो तो जो सरकार नहीं चाहती है, या जो इम्पोर्टेंट पद पर
अन्य इम्पोर्टेंट पद पर बैठे जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो ये काम करे, तो वो उनके अगेंस्ट कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करके एफआईआर वगैरह दर्ज करा सकते हैं। तो अगर ये उनको एक तरह से शील्ड नहीं मिलती, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या जो भी प्रोमिनेंट डेजिग्नेशंस हैं, उनको अगर इस तरह की शील्ड हमारा संविधान नहीं देता, तो बहुत ईज़ी था उनको अरेस्ट करना, है ना? तो उनके कार्य से उनको विमुख करना, है ना? बहुत ईज़ी था, जो कि संविधान निर्माता नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक शील्ड प्रोवाइड किया आर्टिकल 361 के रूप में कि बिना भय के वो अपना काम कर सके, ठीक है? अब यहाँ पर अपवाद की स्थिति क्या होगी? तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए भाई, आर्टिकल 14 में हम सबको ये अधिकार मिलता है कि कानून के समक्ष समानता हो। तो प्रेसिडेंट को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ठीक है? ना गवर्नर को। लेकिन एक जो आम जन है या आम नागरिक है, उसको सेम अ दोष के लिए, ठीक है? सेम दोष के लिए उसको तो पनिशमेंट मिल रही है, जबकि इनको छूट मिल रही है। तो क्या कानून के समक्ष समानता है? तो इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपवाद है, ठीक है? कहाँ पर? आर्टिकल 361 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से अपवाद है, क्योंकि कानून के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू नहीं होता है, ठीक है? अब बात करते हैं आर्टिकल 362 के बारे में। आर्टिकल 362 फिलहाल निरस्त है, ठीक है? कब निरस्त हुआ? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से, ठीक है? देखिए बार-बार में 26वां आ रहा है। 1971 में हुआ था ये, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी देश की, तो उन्होंने प्रीवी पर्स जो है उससे संदर्भित 26वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया था 1971 में, यानी कि इसको हटाया था, यानी कि जो विशेष अधिकार या विशेष दर्जे और प्रतिष्ठा के बारे में जो देसी जो रियासतें थी, उनके जो शासक थे, उनको जो अधिकार दिए गए थे, उनको हटा दिया गया था, ठीक है? किसमें? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है? तो उसी के बारे में, उन्हीं के विशेषाधिकारों के बारे में ही अनुच्छेद 362 था कि उनको विशेषाधिकार है, उनको अन्य लोगों से अधिक अधिकार दिए गए थे, विशेष अधिकार दिए गए थे, विशेष दर्जे दिए गए थे, ठीक है? यानी कि व्यक्तिगत तौर पर या इंडिविजुअल बेस पर उनको अलग से संविधान में ये अनुच्छेद 362 जोड़कर विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, जो कि 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से हटा दिए गए, ठीक है? इसीलिए अनुच्छेद 362 अब नहीं है संविधान का हिस्सा, ठीक है? अब बात करेंगे अनुच्छेद 363 की। अनुच्छेद 363 बात करता है जो संधि या समझौते या अन्य जो दस्तावेज है, अगर उससे उत्पन्न कुछ विवाद होते हैं, मान लो राज्यपाल ने या जो राष्ट्रपति है उन्होंने किसी अन्य देश से या अन्य राज्य से संधियाँ की है, समझौते किए हैं या किसी तरह से कोई भी ट्रीटी वगैरह की है, ठीक है? कोई भी दस्तावेज पर सिग्नेचर किए हैं, साइन किए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो विपक्ष है या जो नहीं चाहता कि ये संधि समझौते हो, तो वो उनके अगेंस्ट न्यायालय में मतलब जाने की कोशिश करेगी, है ना? विपक्ष जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अनुच्छेद 363 उनको रोकता है, किनको? न्यायालय में जाने से, ठीक है? क्योंकि न्यायालय में वो जाएँगे तो भी न्यायालय उनको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है अनुच्छेद 363, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 363 न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो कोई भी अगर संधि समझौते या अन्य दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क या उनको लेकर न्यायालय जाना चाहता है, तो न्यायालय मना कर देगा खुद ही कि भई हम नहीं इंटरफेयर कर सकते, क्योंकि हम अनुच्छेद 363 से प्रतिबंधित हैं, ठीक है? यह प्रावधान जो है रियासतों की भारत में विलय की प्रक्रिया व समझौतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था, है ना? ये जोड़ा क्यों गया था 363? वो इसलिए कि आपको पता ही है जो भारत में जो विलय हुआ था देसी रियासतों का, ठीक है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो उन लोगों से यानी कि देसी रियासतों के जो शासक थे, उनसे उन्होंने कई तरह के समझौते अलग-अलग शासक से अलग-अलग तरह के समझौते, अलग-अलग तरह की संधियाँ हुई थी, है ना? तो अब वो जो संधियाँ हुई थी, अब उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता था ना? भाई कोई भी लगा सकता है, कोई भी दूसरा जो शासक है वो कहेगा भई, जैसे मान लो बात की जाए अ, कश्मीर की बात की जाए, ठीक है? या हैदराबाद की बात की जाए, ठीक है? ये रियासतें थी, ठीक है? तो अब हैदराबाद से जो समझौता हुआ और कश्मीर से जो समझौता हुआ वो अलग था। मान लो कश्मीर को हमने, आपको पता है कि 370 अनुच्छेद अलग से दे रखा था, प्रोवाइडेड था। तो हैदराबाद भी तो ये कह सकता था भई जो जो इनको प्रोवाइड किया है वो हमें दो, ठीक है? तो यानी कि एक तरह से विवाद उत्पन्न हो जाता फिर। तो अलग-अलग तरह के समझौते थे, अलग-अलग तरह के दस्तावेज थे, अलग-अलग तरह की संधियाँ थी सभी रियासतों के साथ। तो ऐसी स्थिति में ये प्रावधान किया गया कि भाई आप नहीं जा सकते हो न्यायालय,
नहीं तो हैदराबाद जाता न्यायालय, ठीक है? तो इसीलिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे समझौतों को अनुच्छेद 363 को जोड़ा गया। क्योंकि भारतीय डोमिनियन की सरकार के बीच हुई थी वो संधियाँ, कुछ संधियाँ तो आपको पता है, ठीक है? समझौते या सनदों से उत्पन्न विवाद वो भी इसके अंदर शामिल है। देखिए, ये तो था विलय से संबंधित। अब जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारी सरकार आई ना, हमारा संविधान बना, उसके बाद 1950 में 51 में हमारा जो देश है, वैसे तो 1950 में संविधान लागू हो गया, बट 51 में हम एक तरह से पूर्ण स्वतंत्रता हमें 1950 से मिल गई वैसे तो, पर अगर सरकार की बात की जाए तो पहली जो चुनी हुई सरकार है वो 1951 में हमारी बनी थी, ठीक है? तो क्या हुआ ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करें कि 1947 में अंग्रेज चले गए, उससे पहले तो हम डोमिनियन स्टेट थे। तो डोमिनियन स्टेट 1946 से 1947 के बीच में तो पूरे-पूरे उसके बाद भी हमने उसी ढर्रे पर अपने देश को चलाया, जो अंग्रेज़ छोड़कर गए थे, एक तरह से जो डोमिनियन सरकार बनाकर गए वो, ठीक है? तो उनके बीच भी तो बहुत सारी संधियाँ हुई थी, यानी कि जो ब्रिटिश राज था बेसिकली उसी की तरह से हमारी जो संधियाँ थी वो एज़ इट इज़ बनी हुई थी, ठीक है? तो उससे भी तो उत्पन्न विवाद हो सकते थे कि भई ये संधियाँ क्यों तोड़ रहे हो? तो संधियाँ तो तोड़नी पड़ी या कुछ रखनी पड़ी, तो उसके अगेंस्ट भी वो जिन शेयर होल्डर्स के बीच में जो ये संधियाँ समझौते हुए थे उनके बीच में उत्पन्न हो सकता था विवाद, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए भी आर्टिकल 363 की ज़रूरत थी, ठीक है? उद्देश्य यही था कि भारत का एकीकरण और जो एकीकरण की जो प्रक्रिया है, उसको सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है? तो एकीकरण में किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसलिए इस तरह का कानून या इस तरह का अनुच्छेद जोड़ा गया कि कोई भी विवाद इस तरह का हो तो न्यायालय हस्तक्षेप ना करे, नहीं तो ये सारी जो चीज़ें हैं उलझ जाएगी, है ना? क्योंकि सबके साथ अलग-अलग तरह के समझौते थे, ठीक है? तो ये सरकार के ही पक्ष में ये अनुच्छेद 363 बात करता है। अपवाद भी है यहाँ पर कि भई 143 के प्रावधानों के अधीन जो ये अनुच्छेद है 363 ये प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की या परामर्श माँग करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, ठीक है? ये अपवाद है। तो वैसे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी भी मामले में, कोई संधि, समझौता वगैरह, लेकिन अगर कोई संधि या समझौता या कोई अन्य चीज़ है, उसमें उसी कॉन्टेक्स्ट में भी अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना चाहे, अनुच्छेद 143 के अ, अंतर्गत या अधीन होकर तो वो माँग सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे बेसिकली ये हस्तक्षेप नहीं है, ये क्या है? परामर्श है, ठीक है? तो ये अपवाद के सीन में आप इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 364 आर्टिकल 364 बात करता है प्रेसिडेंट के लिए कि वो सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जो हमारे देश की बंदरगाह बेसिकली 364 बात करता है बंदरगाह और जो हवाई अड्डे हैं। अब आपको पता है बंदरगाह और जो हवाई अड्डे हैं यहाँ से व्यापार होता है, ठीक है? व्यापार यानी कि पोर्ट्स के थ्रू और हवाई अड्डों के थ्रू होगा। तो अब ये किसी राज्य के नहीं होते कभी भी। राज्य के बंदरगाह राज्य में स्थित बेशक है, क्षेत्र बेशक राज्य का है वो, लेकिन इन पर जो कंट्रोल होता है बंदरगाहों पर, हवाई अड्डों पर, केंद्र का होता है, ठीक है? तो प्रेज़िडेंट को ये अधिकार है कि वो यहाँ पर किसी भी कानून को ये वही अधिसूचित करेंगे कि यहाँ पर कोई कानून लागू होगा कि नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि राष्ट्रीय हित के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और प्रेज़िडेंट को ये अधिकार है कि वो संशोधन भी कर सकते हैं उन कानूनों पर या छूट भी दे सकते हैं। तो ये सारा अधिकार जो है वो प्रेज़िडेंट को बेसिकली कहने का मतलब ये है अगर राज्य ने कोई इनसे रिलेटेड या कहीं पर भी कोई कानून बनाया हवाई अड्डों या बंदरगाहों से रिलेटेड या इन पर जो असर डाल रहा है कोई कानून डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ऐसे कानूनों को प्रेज़िडेंट राष्ट्रीय हित को देखते हुए संशोधित भी करवा सकते हैं या छूट भी दे सकते हैं उस पर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रेज़िडेंट का पूरा अधिकार है ये अनुच्छेद 364 से शक्ति मिलती है उनको, ठीक है? उद्देश्य क्या है? बंदरगाह और हवाई अड्डों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन हो सके और विकास हो सके, जिससे कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो सुदृढ़ हो सके और एकीकरण देश का बना रहे। इसके अलावा जो सांस्कृतिक रूप में भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता ही है, जो बाकी के जो देश के लोग हैं आपस में जो जुड़े हुए हैं, वो बंदरगाहों और हवाई अड्डों से ही जुड़े हुए हैं। तो आना-जाना भी यहीं से होता है, सांस्कृतिक चीज़ें भी यहाँ होती है, एकीकरण क्योंकि पूरा देश एक है तो एक जैसे प्रावधान होने के लिए भी प्रेसिडेंट का इंटरफेरेंस ज़रूरी हो जाता है और क्योंकि व्यापारिक गतिविधियाँ ज़्यादा है तो आर्थिक रूप से भी ज़रूरी हो जाता है कि केंद्र यहाँ पर अपना कंट्रोल या नियंत्रण रखे, ठीक है? अनुच्छेद 365 की बात होती है, तो हम बात करेंगे कि कोई राज्य अगर केंद्र का निर्देश पालन ना करे, ठीक है? विफल हो जाए, विफल का मतलब वो ना करे मर्ज़ी से या वो हो सकता है कि कोई ऐसे रीज़न्स रहे, वो नहीं कर पा रहा है केंद्र के निर्देशों का पालन। तो 365 हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद आ रहा है तो। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेज़िडेंट क्या करेंगे, वहाँ पर घोषित कर देंगे कि यहाँ पर संवैधानिक शासन विफल हो गया है, ठीक है? और जैसे ही संवैधानिक तंत्र की विफलता का ज़िक्र आएगा, वैसे ही क्या लग जाएगा, प्रेज़िडेंट रूल लग जाएगा, 356 के अंतर्गत, ठीक है? और केंद्र सरकार सीधा वहाँ पर नियंत्रण कर लेगी बाय पार्लियामेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट के थ्रू पार्लियामेंट सारे
विधायी और वित्तीय शक्तियां ग्रहण कर लेगी, किसकी? राज्य की, सीधे के सीधे। ठीक है, हमने पढ़ा भी था आर्टिकल 356। अब बात करते हैं आर्टिकल 366 की। देखिए 366 में सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो परिभाषा है जितनी भी संविधान में विभिन्न शब्दों की या वाक्यांशों की अ, हुई है, या शब्द जो यूज हुए हैं या वाक्यांश जो यूज हुए हैं संविधान में, जितना भी अभी तक हमने संविधान पढ़ा है आर्टिकल 365 तक, तो पीछे जितनी भी परिभाषाएं या आगे की जितनी भी परिभाषाएं होंगी 367 से लेके आगे, तो उन सब का जो अ, नहीं सॉरी, वर्ड जो है वो यूज हुए हैं, तो उन सब की जो परिभाषाएं हैं वो अनुच्छेद 366 में शामिल है। ठीक है, यानी जितनी भी परिभाषाएं हैं संविधान की, जितने भी वर्ड्स हैं उन सबकी जो परिभाषा है, बार बार मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ, आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेसिकली चलो मैं दोबारा बताती हूँ, इसको दिमाग से निकालो, अभी तक मैंने 366 शुरू नहीं किया ये सोच, चलिए दोबारा बताती हूँ। देखो अनुच्छेद 366 जो है उसके अंदर क्या है, संविधान में जितने भी शब्द हैं और जितने भी वाक्यांश हैं उन सब की परिभाषा इसके अंदर है, इसीलिए इसको कहते हैं परिभाषा खंड। ठीक है, ये इजी वे है आई होप। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे जैसे कि है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति, इसकी जो परिभाषा है अनुच्छेद 342 के अंतर्गत प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे। तो ये बात जो है कहाँ पर मेंशन है? अनुच्छेद 366 में, कि अनुसूचित जनजाति की परिभाषा कौन करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर शामिल है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र है, यूटी की परिभाषा क्या होगी वो भी इसी में ही है, कि क्या है यूटी। ठीक है, माल की खरीद व बिक्री पर कर, यानी कि इस ये जो परिभाषा है इसका यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा कि माल का हस्तांतरण और किराया खरीद जैसे विभिन्न लेन देन, इससे मतलब रखा जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि जितने भी वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, या हो सकता है कंफ्यूजिंग ना हो, बिल्कुल सिंपल भी हो, बट उनका जो अर्थ है वो हमारे संविधान में क्या लिया गया है उस बात को दिखाता है, या उस बात को परिभाषित करता है, या उसको एक तरह से यहाँ पर लिखित रूप में प्रदान करता है अनुच्छेद 366। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 367। संविधान में जो अधिनियम है, जो भी अधिनियम या विधान है, ठीक है, उसके संदर्भ का मतलब प्रेसिडेंट या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के संदर्भ से ही होगा। इसका मतलब है संविधान में जितने भी अधिनियम बने हैं या जितने भी विधान, विधान मतलब कानून, ठीक है, जितने भी अधिनियम यानी कि जो बिल्स हैं वो, और जितने भी जो कानून है वो बने हैं, उनका मतलब क्या होगा? उनका मतलब होगा एक सेकेंड कहाँ गया? एक सेकेंड हम थे अनुच्छेद 300, एक सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज। हम्म हम थे यहाँ पर। तो संविधान में किसी भी अधिनियम या विधान के संदर्भ का मतलब है, यानी कोई भी कानून बनाओ या कोई भी विधेयक जो बिल बन गया है, जो अधिनियम बन गया है, उसका मतलब जो प्रेसिडेंट या राज्यपाल, देखिए केंद्र में बना है तो प्रेसिडेंट, और विधानमंडल में बना है कोई भी अधिनियम या विधान या कानून, वो राज्यपाल। वो जब अध्यादेश जारी करते हैं, आपको पता है केंद्र में प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ लोकसभा, और राज्यपाल इन द एब्सेंस ऑफ विधान मंडल। ठीक है, सॉरी विधानसभा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल और प्रेसिडेंट है अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर आर्टिकल 367 ये बताता है कि जो अध्यादेश है वो अधिनियम की तरह ही काम करेगा। ठीक है, ये है, बस इतना सा मतलब है इसका। संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश भी दिया गया है अनुच्छेद 367 में, यानी मार्गदर्शक का काम करेगा आर्टिकल 367। ठीक है, ऐतिहासिक संदर्भ क्या है इसमें? जैसे अनुच्छेद 370 की बात हो रही है, देखिए ये अनुच्छेद 367 जो है ना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 370 में जो रीसेंट एक्टिविटी या रीसेंट जो गतिविधि हुई है उससे अगर आप रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अनुच्छेद 370 जो है ना, इसी को जब हटाया गया अनुच्छेद 370 को, तो इसी आर्टिकल 367 का ही सहारा लिया गया। कैसे? कि अनुच्छेद 367 का उपयोग जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया गया। कैसे? कैसे किया गया? जो संविधान सभा थी उसको राज्य विधानसभा से प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो राज्य विधानसभा होते ही क्या हो गया? जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हो गया भाई। अब जम्मू कश्मीर में जो वहां की जो विधानसभा थी, उन्होंने ही इस पूरी प्रक्रिया को अपने अंडर करके चेंज कर दिया। ठीक है, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, उन्होंने इस तरीके पर सवाल जरूर किया कि भाई ये क्या तरीका हुआ। ठीक है, आपने प्रतिस्थापित किस बेस पर कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है 367 ये केवल व्याख्या के लिए है। ठीक है, ना कि संशोधन के लिए। ठीक है, केवल व्याख्या के लिए है, यानी कि संविधान की व्याख्या के लिए जो दिशा निर्देश है
या मार्गदर्शक का काम है, वो अनुच्छेद 367 करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन-सा अनुच्छेद संविधान की व्याख्या के लिए दिशा निर्देश की किस तरह से व्याख्या होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए और कैसे-कैसे होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के जो दिशा निर्देश या जो एक तरह से नियम बताता है, वो है आर्टिकल 367 और इसी आर्टिकल का यूज़ करके अनुच्छेद 370 को हटाया गया और संविधान सभा की जगह राज्य विधानसभा का प्रतिस्थापन किया गया। ठीक है? तो जो चेंज जो है यानी कि संशोधन है वो कर दिया गया यहाँ पर, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, कहा कि संशोधन नहीं केवल व्याख्या के लिए अनुच्छेद 367 बात करता है। तो आपको आई होप याद रहेगा। तो इसी में ये भी मेंशन है कि अधिनियम और जो कानून है, उसका मतलब ये है कि जो अध्यादेश राज्यपाल या प्रेसिडेंट देते हैं या अध्यादेश या ऑर्डर्स जो होते हैं, वो देते हैं, ऑर्डिनेंस पास करते हैं, वो बिल्कुल कानून की तरह से काम करेगा। ठीक है? अनुच्छेद 368 की बात करेंगे अब हम, जो कि पार्ट 20 का हिस्सा है। ठीक है? पार्ट 19 आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब हम बात करेंगे पार्ट 20 की। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 368 और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा इससे क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर बच्चे जो ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं ना पॉलिटी वो गलत करके आते हैं मैक्सिमम टाइम। हालाँकि इसमें याद करने वाली ऐसी कोई स्पेशल चीज़ है नहीं उस तरह से कि भी मुश्किल हो, बहुत ईज़ी चीज़ें हैं। आप 2-4 बार पढ़ोगे तो अच्छे से आ जाएगी। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, क्या प्रक्रिया है और क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस आपको पहले से ही दिमाग में डालने पड़ेंगे कि अच्छा, इस एरिया से भी बन सकता है, तो हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए। तो पूरा का पूरा जब आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 368। 368 संसद को शक्ति देता है संविधान संशोधन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो शक्ति प्रदान की जाती है संसद को, वो आर्टिकल 368 के द्वारा दी जाती है। ठीक है? प्रक्रिया जो है वो क्या है? किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संशोधन विधेयक। देखिए, धन विधेयक सिर्फ आपको पता है कहाँ पर पेश किया जाएगा, सिर्फ वो भी प्री अप्रूवल राष्ट्रपति देंगे और फिर उसके बाद धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है? लेकिन संविधान संशोधन को एक आम विधेयक की तरह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि अलग-अलग सदन में विशेष बहुमत आवश्यक होगा, अलग-अलग में, ठीक है? अब जैसे ही इसने अलग-अलग बोल दिया ना, तो यहीं से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जॉइंट सिटिंग नहीं होएगी यहाँ पे फिर, ठीक है? जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, किसी भी साधारण विधेयक को अब यहाँ से ये साधारण विधेयक से अलग हो जाता है संविधान संशोधन विधेयक। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग-अलग सदन में विशेष बहुमत आवश्यक है। ठीक है? जबकि साधारण बहुमत में क्या होता है कि अगर किसी विधेयक को पास नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुला सकता है कि दोनों आपस में बात कर लो, दोनों सदन बैठो और जो लोकसभा की क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती है, तो लोकसभा एक तरह से ज़्यादा अगर लोकसभा में मेजॉरिटी है सरकार की, तो वो पास करा ले जाती है उस बिल को, ठीक है? जॉइंट सिटिंग के थ्रू, इसीलिए जॉइंट सिटिंग मंगवाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है? या बिठाते हैं, ठीक है? लेकिन जो संशोधन विधेयक होते हैं, वहाँ पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती क्योंकि अलग-अलग सदन में विशेष बहुमत आवश्यक है। अगर एक लोकसभा में हो गया पास, राज्यसभा नहीं कर रही है, तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते हैं कि भई चलो आ जाओ ये प्रॉब्लम कर रही है राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग करते हैं, नहीं। जबकि साधारण विधेयक में कर सकता है राष्ट्रपति ऐसा, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है अलग-अलग सदन का मतलब, यानी जॉइंट सिटिंग नहीं, ओके? कुछ संशोधनों के लिए राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक हो जाता है, जहाँ पर आधे से अधिक राज्य विधानमंडल पक्ष में होने चाहिए उस स्पेसिफिक संशोधन विधेयक के लिए, ठीक है? और कैसे विधेयकों में राज्यों विधानमंडल की स्वीकृति लेनी या जो उनका अनुमोदन है वो आवश्यक होगा, जो संघीय प्रावधान होंगे। अगर संशोधन के अंदर यानी कि जो विधेयक है, संशोधन विधेयक है, उसके अंदर अगर संघीय प्रावधान है यानी संघ से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है, तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति या अनुमोदन आवश्यक हो जाता है, ठीक है? क्योंकि भई वो उनका भी एक तरह से वो भी तो स्टेक होल्डर्स है ना। तो जब स्टेक होल्डर्स यानी कि हितधारक जो है, वो राज्य है और उनकी बात हो रही है, तो उनकी मर्ज़ी के बिना कैसे उनके लिए कोई कानून बन सकता है, ठीक है? तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आधे से अधिक राज्य उस स्पेसिफिक संशोधन के लिए तैयार हो, उनकी स्वीकृति हो, तभी वो स्पेसिफिक संशोधन विधेयक क्लियर या पास होगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि मूल ढाँचे का सिद्धांत भी यहाँ पे काम करता है कि जो संशोधन होगा, कोई भी संशोधन होगा संविधान में, वो हमेशा मूल ढाँचे के भीतर होना चाहिए। यानी कि जो मूल ढाँचा है, यानी कि जैसे कि हमारा जो देश है, वो संघात्मक है, ठीक है? हमारे देश में संसद संसदात्मक सरकार है, संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को ये जो हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है? डेमोक्रेटिक है हम, लोकतांत्रिक है,
उसके अलावा सेक्युलर है हम, ठीक है। ये क्या है, हमारे मूल ढांचे के एक तरह से तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मूल ढांचे में यानी कि इन चीजों में स्पेसिफिकली, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बट अगर हम बात करें मोटा मोटी, तो ऐसी चीजों में जो मूल ढांचे के अंतर्गत या उनके जो तत्व है उनमें संशोधन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि FIR, DPSP जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान, ठीक है। ये प्रावधान जो है प्रभावित नहीं होने चाहिए, ठीक है। विशेष बहुमत की बात की जाए, विशेष बहुमत की डेफिनेशन क्या है, ये मैंने बहुत बार बताया। देखिए, विशेष बहुमत का मतलब है, देखो कई तरह के बहुमत होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत। एक सेकेंड। हम्म, हम्म। तो जो विशेष बहुमत होता है और एक साधारण बहुमत होता है, आज उसका बता देते हैं एक बार। देखिए, कई तरह के बहुमत होते हैं, एक साधारण और एक विशेष, ठीक है। तो साधारण में क्या होगा, जो हाउस होगा, ठीक है, उसमें चाहे कितने भी लोग हो, ये सदस्य हैं। मान लो अगर हम बात करें 543 की, तो साधारण बहुमत में हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित, कोरम पूरा होना चाहिए बस, ठीक है। तो जो उपस्थित सदस्य हैं उसका कितना है, जो उपस्थित सदस्य है उसका 50% +1, ठीक है। ये और इसका 50% +1, ठीक है। यानी कि जो मिनिमम संख्या है वो है 272, ठीक है। तो 272 होनी चाहिए, ये साधारण बहुमत, ठीक है। तो हमारे पास आपको पता ही है, जो मेजोरिटी में सरकार होती है 272 तो उनके पास होते ही हैं, तो साधारण बहुमत उनके पास होता है, ठीक है। लेकिन विशेष बहुमत में क्या है सिचुएशन, कि जो 272 है वो होना ही होना चाहिए कम से कम। और अगर जो सदस्य सदन में उपस्थित है, उपस्थित सदस्य है, अगर वहां पर 272, यानी मान लो 543 है, 543 में से मान लो 500 प्रेजेंट है, ठीक है भाई, प्रेजेंट है। अब कम से कम तो 272 तो चाहिए चाहिए, प्लस जो प्रेजेंट है उसका 2/3। मान लो 500 प्रेजेंट है तो 2/3 कितना होगा, मान लो 510 प्रेजेंट है, तो 3 × 1 = ठीक है, तो यहाँ हो गया 170, तो 17 दूनी 34, यानी कि 340 सदस्य कम से कम। 272 तो कम से कम, तो 340, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो उसका 2/3 हो गया 340, ठीक है। 510 प्रेजेंट है ना सदन में, तो 2/3 इसका हो गया 340। यानी अभी इस केस में क्या होगा, 340 लोगों की सहमति चाहिए होगी, ये हो जाएगा विशेष बहुमत, ठीक है। यानी कि मिनिमम 50% तो, प्लस उपस्थित के 2/3, ठीक है। तो उपस्थित हो गए 340। अब सरकार के पास है बहुमत कितना, उनके पास है 280 सीट सी, तो क्या वो पास करा ले पाएंगी, नहीं करा पाएंगी। तो किसकी सहमति चाहिए होगी, या किसका समर्थन चाहिए होगा, या किसका विश्वास चाहिए होगा, वो विश्वास चाहिए होगा विपक्ष का, ठीक है। तो कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो विपक्ष है, या जो बाकी के जो आपको मेंबर्स दिखेंगे, बाकी की जो पार्टीज के हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि उस स्पेसिफिक एरिया का जो विधेयक पेश किया गया है, लोगों की नाराजगी हो सही, जैसे कि महिला विधेयक आ जाए, ठीक है। वो हमेशा पास हुआ है ज्यादातर चीजों में। कुछ रोड़ा हालांकि वो अटकाते हैं, वो पहले मतलब कि हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सीधे मना नहीं करते कभी भी, ठीक है। तो इसी तरह से अगर बात आ जाती है कोई भी राष्ट्रीय हित से संदर्भित, तो भी मना नहीं करता विपक्ष। तो कोशिश करती है सरकार कि ऐसे जिनमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, ऐसे विधेयकों में, कि वो विपक्ष का सहारा ले। तो इस तरह की चीजें जोड़ देती हैं कि वो ना चाहते हुए भी विपक्ष सरकार के पक्ष में वोट करता है, कि ये नाराजगी मोल नहीं ले पाएंगे जनता से, जनता के सामने, नहीं तो हम इनको एक्सपोज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए विपक्ष जो है समर्थन में आ जाता है, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा विशेष बहुमत का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोबारा बता दूं पता नहीं, मुझे लगता है कई बार की चीजें ना भी समझ में आई हो, दोबारा बता देते हो। देखो, जो साधारण है और एक है विशेष, ठीक है, साधारण और विशेष। साधारण में कम से कम 543 है, तो 272 होने ही चाहिए, ठीक है। इतना तो होना चाहिए, तभी मेजोरिटी में है सरकार, ठीक है। यहाँ पर 272 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस जो 2/3 उपस्थित है उसका। अगर इस तरह से है कि 272 ही बन रहे हैं 2/3 में, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 272 ही रहेगी संख्या, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, सदन सदस्य है, तो सिचुएशन उलट हो सकती है कि अ, विपक्ष की भी, या विपक्ष के समर्थन की भी जरूरत पड़ जाए सरकार को, ठीक है। अगर मेजोरिटी ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ सीट ज्यादा है सरकार के पास, बहुत ही ज्यादा वास्ट मेजोरिटी है, जैसे कि राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके समय में 400 के आसपास उनके पास सीट्स थी। तो ऐसी स्थिति में तो जब चाहे भाई तुम कितने भी प्रेजेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ,
कोई नहीं रोक सकता आपको, कुछ भी पास करवा सकती है सरकार। अगर इस तरह की आपके पास सीट्स इतना नंबर आ जाता है आपके पास, तो इसलिए कोशिश करती है सरकार कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स आ जाए, जिससे कि विपक्ष या जो अ, संलग्न जो और पार्टीज़ हैं, उनके बिना भी वो अपनी मर्ज़ी के विधेयक जो है वो पास करा सके, अपनी मर्ज़ी के कानून बना सके ईज़िली, ठीक है? नहीं तो कई बार है ना लोगों को या बच्चों को भी लगता है जो पॉलिटिकल साइंस के भाई आ तो गए 272 अब ज़्यादा का क्या करेंगे? सरकार बनाने के लिए तो बस इतना ही तो आंकड़ा चाहिए, क्या ही ज़रूरत है? तो 400 की क्यों ज़रूरत है? 400 पार का नारा क्यों था? वो इसीलिए कि संविधान में जितने भी संशोधन हैं, चाहे वो विशेष बहुमत हो, ठीक है? ज़्यादातर विशेष बहुमत से ही होंगे संशोधन, ज़्यादातर क्योंकि साधारण बहुमत से तो संशोधन को संशोधन माना ही नहीं जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए कि संशोधन ईज़िली हो सके, तो 400 पार का आंकड़ा चाहिए होता है, ठीक है? अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट प्रावधान। प्रेसिडेंट को स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक आता है, ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो है वो लौटा नहीं सकते। दोनों सदनों से अगर पास होकर आ गया है, अलग-अलग सदन है, अलग-अलग सदन में विशेष बहुमत से पास होकर आया है, तो ऑब्वियस है कि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। उनको ये अधिकार नहीं है, ठीक है? विशेष बहुमत एक बड़ी बात है, जहाँ पर कि विपक्ष भी शामिल हो गया एक तरह से, है ना? तो ऐसी स्थिति में पक्ष-विपक्ष दोनों एक साथ हैं। तो यानी कि जनता के जो प्रतिनिधि है, वो सब मिलकर चाहते हैं कि वो चीज़ हो, तो प्रेसिडेंट रोक नहीं सकते उस चीज़ को। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को कोई अधिकार नहीं दिया है। उनको लौटाना उनको पास करना ही पड़ेगा, उन पर साइन करना ही पड़ेगा। ना तो वो लौटा सकते हैं, ना ही वो पुनर्विचार के लिए देंगे उसको, ठीक है? ना ही वो रद्द कर सकते हैं, ठीक है? अगर पार्लियामेंट से पास होकर आ गया है या दोनों सदनों से पास होकर आ गया है, तो वो लौटा नहीं सकते, ठीक है? और जॉइंट सीटिंग भी नहीं होगी, ये हमने बात कर ही ली थी। क्यों नहीं होगी ये भी बता दिया था क्योंकि अलग-अलग सदन से विशेष बहुमत से पास होकर आ रहा है, तो जॉइंट सीटिंग का मतलब ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट 21 ठीक है और कोशिश तो मैं करूंगी 22 भी करा दूं क्योंकि 21 में ही है जो कुछ है अब ठीक है 21 में ही है जो भी कुछ है ठीक है 22 तो बेचारा छोटा सा है वैसे भी और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं इंपॉर्टेंट ठीक है कुछ ऐसा नहीं है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे किसको संविधान को संविधान की पढ़ाई को ये संविधान को नहीं संविधान की पढ़ाई को संविधान कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट चीज़ें चाहिए वो बता दें। अच्छा, एक मेरे पास कमेंट आया देखिए अभी तो क्योंकि मेरी जो रीच है आप लोगों तक बहुत कम है। अगर आप बढ़ा सकते हो, बढ़वा सकते हो तो अच्छी बात है। तो अभी मेरे पास ना कुछ दिन पहले एक कमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमें पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, पीडीएफ। देखिए मैं आपको एक बात कहती हूँ, मैं पहले ये सोच रही थी कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ। पीडीएफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैंने आपको सारे के सारे जो जितने भी अम, आर्टिकल्स हैं 1, 2 395 इस प्लेटफ़ॉर्म पे सारे प्रोवाइड कराए हैं। आप क्लास में देख सकते हो, 2 की स्पीड पर देख लो। मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी रहती है, तो 2 की स्पीड पे आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप यहाँ से उठा सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे कम से कम 1000 और 2000 के बीच में सब्सक्राइबर हो जाए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है? अभी तो प्रोवाइड कराने का कोई तुक बनता नहीं है। अभी देखिए मेरे जो सब्सक्राइबर है काफ़ी कम है। तो 1000 से 2000 हो जाते हैं और थोड़ी रीच ज़्यादा हो जाती है, तब मैं आपको पीडीएफ पक्का प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है? नहीं तो तब तक आप बेशक मेरी क्लासेस को देखिए, बिल्कुल आपको थोरोली सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में और बिल्कुल क्रक्स वे में और टू द पॉइंट और जो क्वेश्चन्स बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उस तरह का स्टफ़ मिलेगा, ठीक है? तो चलिए अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय, टेक केयर।